हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास आर के लिए इसके पहले हम 11 लेक्चर देख चुका हूँ। आज लास्ट लेक्चर होगा किसका, आधुनिक भारत का इतिहास। इसके बाद हम अगला सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। आज जो हमारा चैप्टर रहेगा सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के विषय में रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो INS है, आज इसको हम देखेंगे कि INS इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की विचारधारा के जनक मेजर आई वाची फुजीवारा और जानी प्रथम सिंह थे, जिन्होंने कैप्टन मोहन सिंह को INA का नेतृत्व करने को प्रोत्साहित किया था। ब्रिटिश भारतीय सेना के वे अधिकारी जिन्होंने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था को लेकर कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किया गया था। कब? 1942 में। इसमें कैप्टन मोहन सिंह के साथ रासबिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल शामिल थे। जापान में रह रहे रासबिहारी बोस भारतीय अप्रवासी थे जो दिल्ली बम कांड से भागकर जापान बस गए थे। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग ये क्या है? 23 जून 1942 को बैंकॉक में भारतीयों का एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? बैंकॉक में। इसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस द्वारा की गई थी। इसमें विभिन्न देशों के NRI ने भाग लिया था। यहाँ पर रासबिहारी ने जापान और अन्य देशों में रह रहे भारतीय सेना के अफसरों द्वारा भारत की मुक्ति के लिए राष्ट्रीय सेना के गठन पर विचार किया गया और इसी सम्मेलन में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई और सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया बुलाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, इनको लीजेंड अब इंडियन हिस्ट्री कहा गया। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में। कहाँ पर? कटक, उड़ीसा में पड़ता है। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे और सुभाष चंद्र बोस का भारतीय कैद से निकालना 1940 में भारतीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करके बोस को कलकत्ता में बंद कर दिया गया था। फिर बोस की भूख हड़ताल करने पर दिसंबर 1940 को बोस को उन्हीं के घर पर नजरबंद कर दिया गया। अब 18 जनवरी 1941 को बोस अपने घर से एक पठान याउद्दीन के वेश में फरार हो गए और भागने के क्रम में बोस कार से गोमा गए, फिर रेल द्वारा पेशावर पहुंचे। तत्पश्चात भगत राम तलवार की सहायता से वे काबुल पहुंचते। काबुल से उन्हें आइलैंड मैजेंटा नामक इटालियन पासपोर्ट की व्यवस्था की गई और हवाई जहाज द्वारा मार्को पहुंच गए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूस पर जर्मनी द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण रूस मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया, जिस कारण बोस को जर्मनी जाना पड़ा। बर्लिन में हिटलर के सहायक रिबेनट्रॉप ने नेताजी का स्वागत किया था। जर्मनी के लोगों ने ही बोस को नेता की उपाधि दी। बर्लिन में ही हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को बर्लिन रेडियो से ब्रिटिश विरोधी प्रसार करने का भारतीय युद्ध बुद्धियों को लेकर एक आज़ाद हिंद फौज स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की। जर्मनी में बोस द्वारा फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की गई। इसी संस्था द्वारा सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जिया या जय हिंद का नारा दिया था। ड्रेसडन जर्मनी में ही सुभाष ने मुक्ति सेना बनाई। सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज कमांडर बनाना जून 1942 में रासबिहारी बोस द्वारा बैंकॉक में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का एक और सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को लीग और आज़ाद हिंद फौज कमान सौंपने का निर्णय किया गया। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने
दोनों संस्थाओं की कमान सौंपे आईएनएस का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। यहीं पर नेताजी ने सिंगापुर से टाउन हॉल के सामने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया गया और कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के हैथेक हॉल में बोस ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की, जिसमें बोस खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष थे। अन्य मंत्री में मंत्री और विभाग एस.सी. चटर्जी वित्त थे, एम.एन. अय्यर प्रचारक और लक्ष्मी नाथन स्त्री विभाग। इस अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून में बनाया गया। इटली, कोरिया, फिलीपींस और जापान ने इस सरकार का समर्थन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सेनाओं की 4 ब्रिगेड बनाई गई। पहला इसमें था रानी झांसी रेजिमेंट महिलाओं की, दूसरा सुभाष ब्रिगेड का, तीसरा नेहरू ब्रिगेड के, चौथा गांधी ब्रिगेड का। नवंबर 1943 को जापानी सेना ने आईएनए को अंडमान निकोबार द्वीप सौंप दिया। आईएनए ने जिसका नाम क्रमशः शहीद व स्वराज द्वीप रखा गया। मार्च 1944 में आईएनए की 3 ब्रिगेड जापानी सेना के नेतृत्व में भारत को आजाद करवाने के उद्देश्य से बर्मा की सीमाओं को पार कर कोहिमा नागालैंड पर घेरा डाला दिया। यह घेरा 1 वर्ष तक चला। 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोरांग स्थान पर भारत का तिरंगा लहराया गया। 6 जुलाई 1944 को बोस ने आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी जी को समर्पित विशेष प्रसारण में गांधी जी से कहा कि राष्ट्रपिता, हम भारत की मुक्ति के लिए स्वाधीनता के इस आखिरी युद्ध में आपका आशीर्वाद चाहते हैं। 8 फरवरी 1943 को बोस अपने असहयोगी आबिद हुसैन के साथ जर्मन किल नामक स्थान से रवाना हुए। रास्ते में जर्मन पोर्ट या बोट को छोड़कर जहाज 13 जून 1943 को टोक्यो पहुंचा। फिर मई 1945 में अंग्रेजों सेना द्वारा रंगून पर अधिकार कर लिया गया, जिसके कारण आईएनए को जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा था। जापान की पराजय के बाद आजाद हिंद फौज सेना ने भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर 18 अगस्त 1945 को बोस और हर्बी रहमान टोक्यो जाने के लिए फार्मोसा हवाई अड्डे से विमान से रवाना हुए, लेकिन विमान उड़ते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। जय हिंद का नारा बोस ने जर्मनी में दिया था। सुभाष चंद्र बोस का आत्मकथा क्या था? इंडियन स्ट्रगल। गांधी जी ने बोस को देशभक्त का देशभक्त कहा। आजाद हिंद फौज मुकदमा। आत्मसमर्पण के बाद सरकार ने सैनिकों पर निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में लाल किले में 5 से 11 नवंबर 1945 तक मुकदमा चलाया गया। कांग्रेस ने उन्हें बचाने के लिए आजाद हिंद बचाओ समिति की स्थापना की, जिसके वकीलों में भूलाभाई देसाई प्रमुख थे। वह टीबी सप्रू, जवाहरलाल नेहरू के एन काटजू और अड़ुया आसफ अली इनके असहयोगी थे। लेकिन आईएनए के कर्नल ढिल्लो, कर्नल प्रेम सहगल, मेजर शाह नवाज को फांसी की सजा सुनाई गई। तब पूरे देश में इसके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। पूरे देश में लाल किले को तोड़ो दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो का नारा लगाया गया था। उसके बाद विवश होकर तत्कालीन वाइसराय बेवेल ने अपना विशेष अधिकार प्रयोग किया और तीनों की फांसी की मांग कर दी। इसके बाद राजगोपालाचारी थे। इनकी योजना 1944 सीआर फार्मूला। जेल से रिहा होने के पश्चात गांधी जी ने पुनः हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भावपूर्ण वातावरण बनाने में लगे गए थे। फिर 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की सहमति से राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम
लीग के बीच समझौते की एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे राजगोपालाचारी योजना कहा गया। इस योजना में यह कहा गया कि मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और अंतरिम सरकार के निर्माण में कांग्रेस का सहयोग करे। बंटवारे की दिशा में प्रतिरक्षा, यातायात, संचार एवं अन्य विषयों में पारस्परिक समझौते की व्यवस्था होगी। इसके बाद गांधी जी ने उक्त फार्मूला पर जिन्ना को मनाने की काफी कोशिश की और उन्हें पहली बार कायदे आजम महान नेता की उपाधि से संबोधित किया। राजगोपालाचारी ने उनकी पाकिस्तान मांग का समर्थन किया, किंतु गांधी जी और राजगोपालाचारी दोनों मिलकर जिन्ना से इस योजना को मनवा न सके। इसके बाद वेवेल योजना कब आती है तो 1945 में। अक्टूबर 1945 में लिन लिथंगो की जगह लॉर्ड वेवेल वाइसराय बनकर भारत आए थे। वेवेल ने तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया गया। 14 जून 1945 को वेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें प्रमुख प्रावधान निम्न थे। पहला था कि इसमें केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन, जिसमें वाइसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सभी भारतीयों हो। कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी, जिसे जब तक देश का शासन चलाना था, जब तक एक नए अस्थायी संविधान पर आम सहमति न हो जाती। इस कार्यकारी परिषद में वाइसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा विभाग वाइसराय के अधीन होगा। युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे। कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। जिन्ना ने इसे फांसी की फंदा कहा गया। इसके बाद शिमला सम्मेलन 1945। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून से 14 जुलाई 1945 सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 21 भारतीय नेताओं ने हिस्सा लिया था। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम एवं उनका साथ देने के लिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जबकि मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना, लियाकत खान, नवाब इस्माइल खान और अब्दुल रब निरस्त ने भाग लिया था। अकाली दल के नेता के रूप में मास्टर तारा ने भाग लिया था। सम्मेलन की असफलता का कारण क्या था इनकी? इस सम्मेलन की असफलता का कारण जिन्ना का कथन की थी कि वाइसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही लिए जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग की मुसलमानों की एकता यह एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। फिर वेवेल ने 14 सदस्यों वाली वाइसराय की कार्यकारिणी नियुक्ति की, जिसमें 6 मुस्लिम सदस्य थे, जबकि कुल आबादी का केवल 25% मुसलमान थे। 6 सदस्यों को चुने जाने के बाद बावजूद लीग ने इसका विरोध किया। अंततः वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को इस योजना को निरस्त कर दिया। अबुल कलाम ने सम्मेलन की विफलता को भारत की राजनीति में जल विभाजक की संज्ञा दी थी। इसके बाद भारत में आम चुनाव कब हुआ था तो 1945 में। ब्रिटेन चर्चिल की कंजर्वेटिव दल के चुनाव हारने के बाद श्रमिक दल के नेता क्लीमेंट इटली प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सर पैंथिक लॉरेंस को भारत का सचिव नियुक्त किया। इटली लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे, जो भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण रखती थी। इटली ने सर्वप्रथम भारत में प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं के लिए चुनाव करवाने की घोषणा की। फिर चुनाव का परिणाम क्या निकला? दिसंबर 1945 में विधान सभाओं के चुनावी परिणाम आए, जिसमें कुल
1585 सीटों में से कांग्रेस 923वें, लीग 425 सीटों पर विजयी रही। केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस को 102 सीटों में से 59 सीटें एवं लीग को 30 सीटें मिली। इस प्रकार प्रांतों में भी कांग्रेस को बहुमत मिला और 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने। ये 8 प्रांत मुंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत थे। लीग की सरकार जो है बंगाल और सिंध में बनी, जबकि पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के खिलजी खां अंग्रेज और अकाली दल की सहायता से सरकार बना पाए। इसके बाद शाही नौसेना विद्रोह 1940। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल प्रशिक्षण संस्थान के NS तलवार मुंबई की गैर कमीशन्ड अधिकारियों एवं सिपाहियों ने, जिन्हें रेटिन कहा जाता था, ने खराब भोजन, नस्ली भेदभाव, कम वेतन के कारण विद्रोह कर दिया। तत्कालिक कारण क्या था? नाविक विशिदत, जिसे तलवार जहाज की दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख देने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। तब सैनिकों ने जहाजों पर यूनियन जैक की जगह कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगा दिए थे। शीघ्र ही ये विद्रोह कराची, कलकत्ता और मद्रास इत्यादि जगह पहुंच गया। कराची में सैनिकों ने हिंदुस्तान नामक जहाज पर विद्रोह किया। विद्रोहियों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन MS खान के नेतृत्व में किया और अपनी मांगे रखी। विद्रोहियों को दबाने के लिए एडमिरल गोल्डफ्रेंड को इस आदेश के साथ भेजा गया कि ब्रिटिश फौजों की सारी सेना दमन लगा दी जाए, भले ही संपूर्ण नौसैनिक शक्ति समाप्त हो जाए। नौसेना विद्रोह के समर्थन में मुंबई में एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें 2 लाख मजदूरों ने भाग लिया। सरकार की दमनात्मक कार्रवाई को देखते हुए वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना के कहने पर विद्रोहियों ने 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया। पहली बार सेना के जवानों और आम आदमी का खून सड़कों पर एक साथ एक लक्ष्य के लिए बहा। इस विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी गई थी। इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान 1946 आया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली द्वारा भारत में सांप्रदायिक और राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन, जिसमें पैथिक लॉरेंस मतलब अध्यक्ष थे, स्ट्रेटफोर्ड, क्रिप्स, वीवी अलेक्जेंडर शामिल थे। यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना और अंतरिम सरकार के लिए एक आवश्यक प्रबंधन करना था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव क्या है? इस प्रस्ताव ने भारत की एकता के लिए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया। भारत का एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होगी। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा और इसमें प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। सामान्य तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। अब प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितना 389 था और निर्धारित की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासतों से 93, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि थे। इसके बाद निर्वाचन की दृष्टि से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया। पहला क में क में क्या है तो मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा। ख जो सेकंड वाला है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और पंजाब और सिंध। ग में असम और बंगाल। प्रांतों के लिए अलग संविधान का निर्माण का प्रावधान था।
उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्ताव नकारने का कारण क्या था? तो 26 जून 1946 लीग ने पाकिस्तान निर्माण न करने की कैबिनेट मिशन की बात के कारण इसका बहिष्कार किया, जबकि प्रांतों का विभाजन लीग को संतुष्ट करने के लिए ही था। कांग्रेस द्वारा अस्वीकारने का कारण कांग्रेस ने राष्ट्रीय सरकार गठन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया, क्योंकि इसमें लीग को असंगत प्रतिनिधित्व दिया गया। 25 या 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन यहां से चला गया। मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा था कि इस योजना में ऐसे बीज थे जिनसे दुखी की मारी भारत की भूमि यातना से मुक्त हो सकती। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और लीग से कहा कि जो कुछ भी उन्हें ठीक लगे उसे स्वीकार कर ले, बाकी छोड़ दे। तब केवल प्रांतों के गठन को छोड़कर कांग्रेस और लीग ने इन्हें प्रावधानों को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत प्रांतों के 296 स्थानों में कांग्रेस का कितना था? 212 पर जीत से मुस्लिम लीग के नेता बौखला गए। 22 जुलाई को वायसराय ने अंतरिम सरकार संबंधी 16 जून के वक्तव्य के अनुरूप दूसरा प्रस्ताव कांग्रेस और लीग के सामने रखा गया। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 मतलब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के निर्वाचन हुए। निर्वाचन में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। फिर वायसराय ने नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए अगस्त 1946 में आमंत्रित किया, जिसे नेहरू स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इसके विरोध में पाकिस्तान को प्राप्त करने हेतु प्रत्यक्ष कार्रवाई की धमकी दी और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग की इस कार्रवाई की उद्देश्य क्या था? सांप्रदायिक दंगे फैलाकर ये सिद्ध करना था कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं और इसलिए पृथक पाकिस्तान बनना चाहिए। इस कार्रवाई में पूर्वी बंगाल का नोआखली किला बेबस हिंसा की स्थली बन गया। हजारों की संख्या में हिंदू मारे गए। बदले में बिहार में हिंदुओं ने मुसलमानों से बदला लिया। नोआखली के बाद सर्वाधिक हिंसा कलकत्ता में हुई, जहां पर सोहरावर्दी सरकार। गांधी जी के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों को धक्का लगा और तुरंत दिल्ली से नोआखली पहुंच गए और वहां जाकर अनशन पर बैठ गए। परिणाम स्वरूप दंगा रुक गया। गांधी जी के इस कार्य को देखकर माउंटबेटन ने कहा था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सैनिक नहीं कर सके वह गांधी जी ने अकेले कर दिखाया। वास्तव में गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स है। मौलाना आजाद के अनुसार 16 अगस्त भारतीय इतिहास में एक काला दिन था। अंतरिम मंत्रिमंडल की सूची है। पहला है बीवेल मतलब इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना गृह प्रसारण विभाग तथा रियासत से संबंधित मामले थे। बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। जॉन मथाई के पास उद्योग तथा आपूर्ति विभाग। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग था। C.H. भाभा इनको कारखान तथा बंदरगाह था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। अरोड़ा असफ अली रेल विभाग था। जगजीवन राम को श्रम विभाग। लियाकत अली वित्त विभाग। I.I. चुंदरीगढ़ लीग जो है वाणिज्य। अब्दुल रब निस्तार जो लीग थे संचार विभाग था। जोगेंद्रनाथ मंडल लीग विधि विभाग। गजानफर अली खान को स्वास्थ्य विभाग मिला था। इसके बाद अटली घोषणा फरवरी 1947 में होता है। ये क्या होता है अटली? जब श्रमिक दल के नेता प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज 30 जून 1948 के पूर्व ही भारत छोड़ देंगे। इटली ने वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को
वाइसराय बनाया गया। वेवेल ने अपने पद के अंतरिम दिनों में एक ब्रेक डाउन प्लान के तहत 31 मार्च 1947 को अंग्रेजों को बाहर छोड़ने का पूर्ण रूप से सुझाव दिया था। माउंटबेटन प्लान 3 जून योजना था। डिक्री बर्ड प्लान प्रारंभिक योजना था। 24 मार्च 1947 को भारत के 34वें और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल ब्रिटेन भारत आए और विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद लंदन चले गए और लंदन में ब्रिटिश सरकार से सहमति प्राप्त करके 31 मई 1947 को पुनः भारत आए और 3 जून 1947 को उन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंट योजना 3 जून योजना या बाल्कन प्लान कहा गया है। इसका ऑपरेशन मैड हाउस क्या है? अंग्रेज भारत को लेकर किस कदर नकारात्मक थे, और इसका एक उदाहरण इस बात से भी मिलता है कि लॉर्ड वेवेल ने भारत जाने से पहले नए वाइसराय माउंटबेटन को भारत के विभाजन से संबंधित कागजातों वालों जो फाइलें सौंपी थी उस लिखा कि ऑपरेशन मैड हाउस मतलब पागल खाने का अभियान। इसके बाद कांग्रेस द्वारा माउंटबेटन प्लान की सहमति क्या थी? तो प्रारंभ में अबुल कलाम आजाद और महात्मा गांधी ने इस योजना का प्रबल विरोध किया। महात्मा गांधी जी किसी भी कीमत पर विभाजन पर तैयार नहीं थे। जब गांधी लॉर्ड माउंटबेटन से मिले तो उन्होंने माउंटबेटन को सुझाव दिया कि जिन्ना को सरकार बनाने दिया जाए जिससे विभाजक रुक सके, किंतु इस सुझाव का जबरदस्त विरोध नेहरू और पटेल दोनों ने किया। पटेल ने इसे वापस लेने के लिए गांधी जी को बाध्य किया। आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 कांग्रेस की एक बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। गोविंद बल्लभ पंत ने विभाजन योजना की पुष्टि हेतु प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आज हमको पाकिस्तान या आत्महत्या में से एक को चुनना पड़ेगा, तो देश की स्वतंत्रता पाने का यही एकमात्र रास्ता है। इससे भारत में शक्तिशाली संघ की स्थापना होगी। कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद का पक्ष में समर्पण किया था। फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक लोरी कोलिंस और नेपियर के द्वारा लिखी गई में बेटन को ऐसे महान राजनयिक और छबीले राजकुमार की तरह बताया गया जिसने पलक झपकते ही भारतीय प्रायद्वीप की समस्याओं को हल कर दिया। जब ब्रिटेन ने प्रारंभिक योजना डिक्री बर्ड प्लान नेहरू को दिखाया तो नेहरू ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा। फिर ब्रिटेन ने बीपी मेनन, जो भारत में ब्रिटेन के सलाहकार थे, की सहायता से माउंटबेटन योजना बनाई, जो कथित रूप से 4 घंटे में तैयार की गई थी। माउंटबेटन योजना का प्रारूप: मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र में यदि चाहे तो अलग अधिराज्य मांग कर सकते हैं, पर इसके लिए नई संविधान निर्मात्री सभा बैठेगी। बंगाल और पंजाब की प्रांतीय विधानसभाओं पृथक पृथक भाग होंगे, जिसमें एक मुस्लिम बाहुल्य जिला और दूसरे में बाकी जिला के प्रतिनिधि होंगे। उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा यह निश्चित किया जाए कि पाक मिलना चाहते हैं या नहीं। असम में मुस्लिम बाहुल्य इलाके सिलहट जिले में इसी तरह का जनमत होना था। सिंध व बलूचिस्तान के मामले में संबंध प्रांतीय विधानमंडल को सीधे निर्णय लेना था। रजवाड़े को यह निर्णय करना था कि वे भारत में होंगे या पाकिस्तान में। मुस्लिम सेनाओं की इकाई पाक हिंदू इकाई भारत जाएगी, लेकिन बाध्यता नहीं लिखी गई थी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल
गफ्फार खान इस योजना से नाराज हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि अलग पठानिस्तान या पख्तूनिस्तान की योजना के बारे में भी जनमत लिया जाए। तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया। पाक का निर्माता जिन्ना नहीं वरन मिंटो है, राजेंद्र प्रसाद। जिन्ना ने कहा कि हमने सिरकटा पतंगों द्वारा जर्जरीकृत कटा फटा पाकिस्तान स्वीकारा है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सहमति सभी दलों ने योजना को मंजूर कर लिया। तब ब्रिटिश संसद ने इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था। लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के 34वें और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, इनका मूल नाम बटनबर्ग था, जिसे उन्होंने सम्राट जॉर्ज पंचम की सलाह पर बदलकर माउंटबेटन कर लिया। सम्राट ने माउंटबेटन को मार्किस ऑफ मेलफोर्ड हेवन की उपाधि प्रदान की गई थी। माउंटबेटन को फर्स्ट सी लॉर्ड का पुत्र भी कहा जाता था। ये भारत अपने प्रिय जहाज या MW-102 से भारत आए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित किए जाने के पश्चात 18 जुलाई 1947 को इसे पारित मान लिया गया और यह एक्ट के रूप में अधिनियमित हो गया। एक्ट के मुख्य उपबंध क्या है? तो प्रत्येक डोमिनियन के विधानमंडल को अपने अधिराज्य के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित की गई या कोई भी कानून कहीं वैध नहीं होगा। छोटे डोमिनियन तथा प्रांतों का संचालन 1935 के एक्ट के अनुसार जहां तक संभव उस समय तक चलाया जाएगा जब तक संविधान ना बन जाए। पाकिस्तान के अंतर्गत पूर्वी बंगाल, सिलहट सहित पश्चिम बंगाल, सिंध प्रांत, उत्तर प्रांत की शामिल होगा। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट होगी। भारत मंत्री सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। दोनों राष्ट्रों को कॉमनवेल्थ से पृथक होने का अधिकार होगा। दोनों राष्ट्रों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। भारत में माउंटबेटन को गवर्नर जनरल जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। यह पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल का लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया था। 14-15 अगस्त के भारत की केंद्रीय असेंबली में M.A. सुब्बा लक्ष्मी ने हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन का गाना गाया गया। कि स्वतंत्र या स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल क्या है? क्रमक मंत्री और पद विभाग। इसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कौन सा पद या विभाग मिला था? अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री, विदेश, कॉमनवेल्थ तथा वैज्ञानिक थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वित्त मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य तथा कृषि मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं शिक्षा मंत्री। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री। राजकुमारी अमृत और स्वास्थ्य मंत्री थे। रफी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। R.K. षणमुख चेट्टी वित्त मंत्री थे। तो दोस्तों आज हम यही वीडियो समाप्त करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम आधुनिक भारत का इतिहास जो है कंप्लीट 12 लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं। इसको आप लोग अच्छे से देखिए और रिवाइज करिए। ठीक है, यहाँ से लगभग आपका 10 से 15 के क्वेश्चन के बीच में आरओ
और ARO के विषय में क्वेश्चन पूछेगा। लगभग सभी एग्जाम के लिए फेमस है। और यूपी पीसीएस के भी लिए वीडियो रामबाण होगा, ठीक है। तो आप लोग लगातार इसको देखिए। अब अगले वीडियो में हम जो लाएंगे लेक्चर वो आपको ज्योग्राफी लाएंगे, ठीक है। मैपिंग के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक्स।